तो हेलो गाइस, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच। कोस्ट गार्ड के अंदर एक वैकेंसी आती है डोमेस्टिक ब्रांच की। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है और इसके जो एडमिट कार्ड्स आते हैं उन्हीं के आते हैं जिनके हायर परसेंटेज होते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। डोमेस्टिक ब्रांच का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और एडमिट कार्ड सभी के आएंगे जिनका भी फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। 250 रुपये जो भी फ़ीस रखी गई है, अगर पे करके आप सबमिट कर देते हो अपना फॉर्म सक्सेसफुली तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब देखिए, आप नेवी एमआर का वेट कर रहे हो, नेवी एमआर की वैकेंसी का, तो 10th पास वालों के लिए डीबी में जाने का सुनहरा मौका है। सिलेबस लगभग वही है। अगर आप नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो तो उसका तो फॉर्म आप डालिएगा, डीबी का भी फॉर्म डालिए। दो दो एग्जाम्स का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर तो शायद आप ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाओ। और जब ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ोगे, प्रेशर रहेगा, तो फिर दो में एक एग्जाम तो निकल जाएगा। डीबी नहीं तो नेवी एमआर, नेवी एमआर नहीं तो डीबी निकल जाएगा। तो इस वीडियो में डोमेस्टिक ब्रांच से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखो, फॉर्म भरने में अभी टाइम है, तब तक मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, है ना। आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो ये चीज़ कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिख रही कि हिंदी आएगा या इंग्लिश आएगा। बाकी जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको एग्जाम से पहले पहले ज़रूर बता दूंगा कंफर्म करके। तो चलो देखते हैं नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच में आखिर इसकी जो नई चयन प्रक्रिया है वो है क्या। तो गाइस देखिए, परीक्षा ऐप पर एयरफोर्स नेवी के अलावा चूंकि अब कोस्ट गार्ड का भी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, तो डीबी और जीडी के लिए यहाँ पे 15 ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर दिए हैं। चूंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा इसलिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। देखो, परीक्षा बहुत बड़ी कंपनी है, हर एक फील्ड के लिए इनके पास टीम है और वेल एजुकेटेड एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ये सारे प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिए और लॉन्च कर दिए हैं। तो इनको जाके आप परचेज़ कर लेना जब भी आप फॉर्म भरते हो, या फिर अभी आपको परचेज़ करना है तो कर लेना, क्योंकि 23 तारीख से जो ये टेस्ट है स्टार्ट हो रहे हैं। अब परचेज़ करने के लिए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, नंबर डाल के रजिस्टर कर जाना, सीधा टेस्ट सेक्शन पे आना, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस 100 ऑप्शन पे क्लिक करना। 100 पे जब आप क्लिक करोगे तो मिनिमम 279 रुपये पे करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे एक डेमो भी है, वो ट्राई कर लेना, फ्री में है डेमो। इसके बाद जो पहला मॉक टेस्ट है, डेमो जो आएगा वो आपका फ्री आएगा 23 दिसंबर को, और पहला मॉक टेस्ट आपको आएगा 25 दिसंबर को। परचेज़ करने के लिए अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना, 279 रुपये पे करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा इंडियन V50, ये कोड डाल के अप्लाई कर देना, सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 140 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। कंटिन्यू ऑन पे क्लिक करके कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ करके पेमेंट कर देना। तो परीक्षा की लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है, नया सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए देखिए, अगर आपकी जो एज है 18 से 22 साल के बीच में आती है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज है 18 से 27 भी है तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो 18 से 25 साल के बीच में अगर आप आते हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास पास्ड होना चाहिए किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से, है ना। और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है कि इतने परसेंट चाहिए, इस सब्जेक्ट से होना चाहिए, कुछ नहीं। 10th अगर आप पास हो 33, 34, 35, 40% से, कितने भी परसेंटेज से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप इसके फॉर्म जो है 5 जनवरी से स्टार्ट होंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। आखिर जो नई चयन प्रक्रिया है वो है क्या। तो सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं। द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1st, 2nd, 3rd और 4th। ऑल इंडिया एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, और वो जो मेरिट लिस्ट होगी स्टेज 1st, 2nd, 3rd और 4th में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेज 1st में क्या होगा। देखो, स्टेज 1st में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अभी तक ऑफलाइन होता था, अब रिटन एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, पोस्ट अप्लाइड, रिटन टेस्ट, पासिंग मार्क्स और रिमार्क्स। तो देखिए, आपका जो पोस्ट है वो नाविक डीबी के लिए है और रिटन टेस्ट आपका सेक्शन 1st में होगा। केवल एक सेक्शन है रिटन टेस्ट में, ज़्यादा नहीं है कि आपको 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, और एक सेक्शन है उसको पास करने के लिए UR EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30 नंबर आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 27 नंबर आपको लाने पड़ेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं कि आखिर सेक्शन 1st में है क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेक्शन 1st में डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे आपको, जिसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 45 मिनट।
समझ गए। 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं, जिसके लिए टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा। और 60 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, किसके सब्जेक्ट से होंगे, वो देखिए। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन फर्स्ट में पास होने के लिए अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन 60 में आपको 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसके बाद 27 नंबर अगर आप SC ST कैटेगरी से हो। देखो, अगर आपके 30 नंबर नहीं आते तो आप फेल हो जाओगे। ये भी बात नहीं है कि अगर 30 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। 30 नंबर सिर्फ पासिंग मार्क्स है, बाकी सिलेक्शन होगा वो ICG अपना जो भी वैकेंसी की अवेलेबिलिटी है, कट ऑफ के हिसाब से जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। लेकिन पास होने के लिए मिनिमम 30 नंबर आपको 60 में चाहिए, और अगर SC ST कैटेगरी से हो तो 27 नंबर। अब सिलेबस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे जो सिलेबस गाइस दिया है वो 10th का सिलेबस दिया है ना। आप देख पा रहे होगे यहाँ जो सिलेबस है वो 10th का सिलेबस है। 10th के सिलेबस से आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एक चीज़ आपने नाविक GD वाली वीडियो में देखी होगी कि नाविक GD में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड है। तो सेक्शन फर्स्ट में सेम टू सेम यही सिलेबस है, यही क्वेश्चंस हैं, इतने ही पासिंग मार्क्स चाहिए, सेम टू सेम, है ना। तो obvious सी बात है, अगर आप GD का भी फॉर्म भरते हो, DB का भी फॉर्म भरते हो, तो सिर्फ और सिर्फ GD की तैयारी करो मन लगा के, DB का फॉर्म अपने आप जो एग्ज़ाम में निकल जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम सिलेबस है। अब रिटन एग्ज़ाम हो गया आपका। अब यहाँ पे बहुत गंदी चीज़ है, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिख दिया कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बड़ी सही चीज़ है। आप अगर ऐसा नहीं कि गलती से आप कुछ क्वेश्चन गलत कराते हो तो निगेटिव मार्किंग होगी, नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यहाँ पे इन्हें ये भी चीज़ मेंशन करना चाहिए कि जो पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल होगा, या फिर ओनली हिंदी होगा, या फिर ओनली इंग्लिश होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने अपडेट ही नहीं किया या कोई भी चीज़ नहीं डाली है। चलो हम पता लगाएंगे कि कैसे भी करके। आगे देखते हैं, आगे आता है स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा, स्टेज फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम ही होगा बस। इसके अलावा स्टेज सेकंड आ जाता है। अब क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और एक एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए। अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनेगी, और ये डिसाइड करेगा ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड डिसाइड करेगा कि आखिर वैकेंसी कितनी है और मेरिट में कितने लोगों को लेना है ना। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसके बाद स्टेज सेकंड का आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो उसमें होगा क्या, सबसे पहले PFT होगा। PFT में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि 7 मिनट में, मतलब 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है 7 मिनट में, और 20 आपको स्क्वाट्स अप, उठक बैठक, और 10 पुशअप्स करने। एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो कि आपने GD की वीडियो में भी देखा होगा। ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरीड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक विल लीड टू फेलिंग द PFT। ये तीनों जो एक्सरसाइजेज हैं, जो तीनों टेस्ट हैं, ये आपको बिना किसी ब्रेक के करनी है। सबसे पहले आपको 1600 मीटर दौड़ लगानी है, इसके बाद 20 उठा बैठक करने हैं, और 10 आपको स्क्वाट्स, मतलब 10 आपको पुशअप्स करने हैं। इतना आपको बिना किसी ब्रेक के करने। अगर आपने ब्रेक लिया तो आप फेल हो जाओगे, ये चीज़ याद रखना। आगे देखिए, इसी स्टेज सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सारी चीज़ें बता देता हूँ। डिटेल वीडियो तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू मैच विद द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक ग्रेड एक्स मार्क, मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज़ फिर देखो, यहाँ पे इन्होंने एग्रीगेट मार्क्स क्यों लिखा, जबकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इन्होंने नहीं बोला है कि हाँ इतने मार्क्स होने चाहिए फिर मार्क्स। चलो कोई बात नहीं, आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपके कितने मार्क्स है, तो जो मार्क्स आपके सही है वही डालना। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, यहाँ पे सेम टू सेम मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बाद में मत कहना कि सर मैंने नाम गलत कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी, पिता का नाम गलत कर दिया, जो मार्कशीट में नंबर है वो मैंने गलत लिख दिया, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, ये देखिए। In case of any mismatch of information between document uploaded at online application stage and original documents produced for physical verification at stage second, then the candidature will be cancelled। आपने जो ऑनलाइन अप्लीकेशन करते वक्त आपने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर स्टेज सेकेंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर वो मिसमैच होती है तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी गलती होगी, ये किसी की गलती नहीं है।
ठीक है। आगे लिखा है रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। अब ये समझ लीजिए इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स क्या है। सबसे पहले देखो लिखा है कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स आर दोज कैंडिडेट हुज परसेंटेज स्कोर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 30% और मोर देन द परसेंटेज सिक्योर्ड इन क्वालिफाइंग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। एग्जाम्पल समझो, इफ़ अ नाविक डीबी कैंडिडेट स्कोर 60 मार्क्स सेक्शन फर्स्ट, मतलब कोई नाविक डीबी का कैंडिडेट है 60 मार्क्स आपका सेक्शन फर्स्ट में स्कोर करता है, सिंपल सी बात है, मतलब 100% स्कोर करता है 60 में 60, तो क्या होगा कि इफ़ द एग्रीगेट परसेंट ऑफ कैंडिडेट इन 10th क्लास इज 70% और लेस देन, अगर आपने 10th क्लास का जो भी आपका परसेंटेज है 70% या फिर उससे कम होता है तो वो फिर जो परफॉर्मर होगा वो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर होगा। और उसके लिए क्या होगा कि फिर से एक एग्ज़ाम वहीं पे कराया जाएगा जिसमें आपको फिर से अच्छा स्कोर करना होगा। बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 60 में 60 किसी के मार्क्स आ जाए। बाकी मैं बताता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको 60 में 60 आ रहे हैं तो एक दो छोड़ देना, 60 में 60 मत करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 60 में 60 आ गए और आपके 10th में 70% से कम है तो आपका फिर से एग्ज़ाम होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके बाद इनिशियल मेडिकल होगा। अब इनिशियल मेडिकल में देखो क्या लिखा है, द मेडिकल ऑफिसर मे पुट द कैंडिडेट एज परमानेंटली अनफिट और टेम्परेरी अनफिट। द कैंडिडेट कैन अपील ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। द अपील मेडिकल टू बी completed विद इन 21 डेज इज इफ परमानेंटली अनफिट और विद इन 42 डेज इफ टेम्परेरी। यहाँ पे लिखा है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे वो आपको, देखो अगर आप इनिशियल मेडिकल में पास हो जाते हो तो ठीक है, अगर फेल होते हो तो आपको टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा या फिर परमानेंटली अनफिट किया जाएगा। अगर आपको टेम्परेरी अनफिट किया जाता है तो आप अपील भी कर सकते हो और 21 दिन के अंदर वो आपको जो अपील है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया गया तो भी आपको 42 डेज़ का टाइम मिलता है जिसमें आपको अपनी अपील कंप्लीट करनी होगी कि हाँ जो भी मतलब आपको दिक्कत है, अगर आप 21 डेज़ में सही हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि आप अपील कर सकते हो। बाकी जो लोग पास होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं स्टेज थर्ड आ जाएगा। अब क्या होगा, स्टेज सेकेंड में आपका इनिशियल मेडिकल तक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब स्टेज थर्ड में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, स्टेज फर्स्ट और सेकेंड में परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी और एक फिर से ई एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टेज थर्ड के लिए। विल बी इश्यूड एज पर द वैकेंसी अवेलेबल एंड रेशियो डिसाइड बाई सीजी। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो वैकेंसी के अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनेगी जो कि डिसाइड करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। आगे देखिए स्टेज थर्ड में फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें फिर से चेक होंगी और अगर मिस मैच होता है तो वहीं पे आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। साफ साफ इस पर शब्दों यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए फाइनल मेडिकल होगा जो कि INS चिल्का में होगा। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डन एट INS चिल्का। कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड मेडिकली फिट इन द फाइनल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का विल नॉट बी इनरोल फॉर ट्रेनिंग। अब फाइनल मेडिकल में अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो फिर सिंपल सी बात, आप ट्रेनिंग के लिए इनरोल नहीं किए जाओगे, आप वहीं से बाहर हो जाओगे। अब इसके बाद स्टेज थर्ड में ही आपका सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सबमिट करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट होगा और जो भी अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल द कैंडिडेट्स आर टू बी सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म अलॉन्ग विथ ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज थर्ड। जो आपका स्टेज थर्ड का ई एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको सबमिट करना है, पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट करना है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारे आपको सबमिट करने हैं। अब सिंपल सी बात, अगर सबमिट करे जाएंगे तो स्टेज फोर्थ में ये वेरीफाई किए जाएंगे। अब जो पुलिस वेरिफिकेशन उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये डाउनलोड करके। पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से फॉर्मेट होगा, ये सारा मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा अभी इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पे आपको नेम फादर एम्प्लॉयमेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसके बाद ये आपको फ़ोटो देनी है और यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्री इनरोलमेंट का जो फॉर्म है वो भरना आपको। दिस इज़ टू क्लियरली दैट, आपका नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, हुज फोटो इज़ एबव से यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस जो भी है, अपना सिग्नेचर वगैरह, फुल नेम, सारी चीज़ें यहाँ पे, ऑफिस का स्टैंप लगेगा, फाइल नंबर, डेट, सारी चीज़ें यहाँ पे लगेंगी। और इस तरीके का जो फॉर्मेट है पुलिस वेरिफिकेशन का, तो इसी फॉर्मेट पे आपको जमा करना है। चलो वापस चलते हैं, आपने पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लिया। अब आता है स्टेज फोर्थ, लास्ट स्टेज है। अब स्टेज फोर्थ में क्या होगा, देखो द कैंडिडेट आर टू बी सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ, जो भी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए उनका वेरिफिकेशन होगा। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करने में गलत पाया जाता, मिसमैच होता है, तो यार आप उसी टाइम से बाहर हो जाओगे, आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। ये स्टेज फोर्थ है, तो ध्यान रखिएगा, आप सारी चीज़ें फॉर्म भरते वक्त सारी चीज़ें सही भरें और
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत उन्हीं को होगी जिन्होंने ऑनलाइन के टाइम पे फॉर्म कुछ और भरा है, जब वहाँ ले जाएंगे तब कुछ और होगा, तो उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो यही था सिलेक्शन प्रोसेस, आपने देख लिया 4 स्टेज में होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन जो फॉर्म है वो भी मैंने आपको दिखा दिया किस फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी ये फॉर्म जो है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो टेलीग्राम आपने अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, धीरे धीरे मैं आपको फॉर्म भरने से पहले पहले सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अभी हमने क्लियर किया नाविक जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी। अब हमने किया नाविक डीबी का एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी नाविक यांत्रिक का सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी। इसके बाद हम सिलेबस कवर करेंगे, देन हम सैलरी वगैरह पे आएंगे। ठीक है।